यहाँ पे ना एक टेक्स्ट बनाई हुई है, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल, उसके अंदर लिखा हुआ है पाइथन। ठीक है, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट टेक्स्ट ऑफ व्हाट, और ये पूछा कि इसमें एरर क्या है। किसने भेजा है ये? फोन के ना लास्ट में है 69252, ये भेजा है जी। इसमें मैडम बता दो एरर क्या है। अब बताओ मुझे इसमें एरर क्या है, बताओ क्या एरर है। मैम करली ब्रैकेट्स यूज किया इंडेक्स के साथ। मैंने सेम ही फिर रिप्लाई करा, मैं क्या ये करली ब्रेसेस क्यों यूज करा है, तो फिर मुझे ये रिप्लाई आया कि करली की जगह मैंने राउंड ब्रैकेट्स भी लगा के देखी थी, फिर भी एरर आ रहा था। तो आप बता दो कि इसमें एरर क्या है। किसने भेजा ये? क्या होता है क्या नहीं होता। फिर भी क्लास के आखिरी दिन, जिस दिन सारी डेटा टाइप्स करा दी, कोई मुझे सुबह सुबह उठ के मैं ये मैसेज देख रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि यार अब मैं क्या बोलूं यार, मेरा क्या फायदा है यहाँ पे 1.5 घंटा चिल्लाने का, पूरा गला फाड़ फाड़ के बोलने का, अगर ऐसी सी गलतियां करनी है क्या आएगा यहाँ पे, क्या आना जी यहाँ पे, क्या के स्क्वायर साथ ब्रैकेट्स आनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स आनी है अगर एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो ये जिस भी महान शख्सियत का काम है ना, वो एक बार पढ़ लेना जो मैं नोट्स नोट्स भेजती हूँ। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है यार, क्या इतनी बुरी टीचर हूँ मैं, इतनी भी चीजें नहीं बताती मैं आपको कि यार सुबह सुबह ऐसी ऐसी चीजें देखनी पड़ रही है उठते ही। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं यहाँ पे तो क्या ही जवाब दूंगी, क्लास में जाके पूछूंगी कि पहले तो मुझे बताओ ये कौन है। उसकी हम सब मिल के उसके लिए खड़े होके तालियां बजाते हैं, वेरी नाइस भाई, आपका क्वेश्चन वेरी टू द पॉइंट है। अगर आप कोई मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछो ना जो मैंने नहीं पढ़ा है, या जिसमें कोई ऐसा लॉजिक यूज हो रहा है जो कि सीरियसली कि हाँ यार बंदा नेक्स्ट लेवल सोच रहा है, फिर मैं मानू कि यार नहीं ये तो मेरा बताना फर्ज है। पर जो चीज मैं 4 दिन से गला फाड़ के, पिछले हफ्ते पूरा गला फाड़ फाड़ के ये चीजें मैंने कराई हैं, बोल बोल के 1.5 घंटा, फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर तो यार या तो मैं पागल हो जाऊंगी ये पाइथन सिखाते सिखाते, या फिर आप मेरे से सीखते सीखते पागल हो जाओगे, अगर ऐसे से ही काम करने हैं तो। फिर तो ना मेरे यहाँ पे आके बोलने का कोई फायदा है, ना आपका 1.5 घंटा वेस्ट करने का कोई फायदा है, अगर आपको इतनी सी चीज ही नहीं पता है तो। क्लासेस लगानी नहीं है रेगुलरली, क्लास में आके ध्यान नहीं देना है, अगर गलती से लगा भी लिया तो। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। बता सकते हैं जी कोई फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्कुल जी। देखो सबसे पहले ना प्रॉब्लम समझते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं कि जो फंक्शंस है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सपोज मुझे ना एक टास्क कराना है, वो टास्क क्या है? वो टास्क है यूजर से दो नंबर्स को इनपुट लेके, ठीक है जी, उनको इंटीजर या फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करा के, उनका सम करा के उस चीज को क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज जो भी है। सिंपल है, करा हुआ है हमने पहले, फटाफट उस चीज का कोड लिख देते हैं।
ओहो, करो जी ये नोट फटाफट से। कर लिया जी नोट। अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, राइट। इतने पार्ट ऑफ कोड से ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, सिंपल है। अब सपोज इसी टास्क को मुझे 2 बार 4 बार 10 बार कराना है। मुझे 4 बार ऐसा चाहिए कि मैं यूजर से 2 नंबर्स को इनपुट करा के उनको सम करा के उनका प्रिंट करा रही हूँ। तो हम ये 4 बार कोड रिपीट करेंगे, राइट। ठीक है जी, 4 बार ये कोड क्या करा जाएगा, रिपीट करा जाएगा। अब इसी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट इज असाइंड सम स्पेसिफिक टास्क। उसको हम एक स्पेसिफिक टास्क असाइन कर देते हैं एंड उस ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज करा जा सकता है बार बार अपने कोड में विदाउट नीड ऑफ रीराइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, हम एक ऐसा नेम्ड ब्लॉक बना लेते हैं ना, उस ब्लॉक को एक नाम दे दिया जाता है। देन हमें वहां पे कभी भी जरूरत होगी उस सेम टास्क को अपने कोड के अंदर दोबारा परफॉर्म कराने की, तो इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग दैट कोड अगेन, हम क्या कर सकते हैं, जिस नाम से हमने उसको डिफाइन करा है, जिस नाम से हमने वो ब्लॉक बनाया है, उस नाम का यूज करके, सिर्फ उस नाम का यूज करके अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले थोड़ा सा और समझते हैं फिर फंक्शन बना के देखते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शन दो मेन टाइप्स के होते हैं। एक होता है जी प्री डिफाइंड फंक्शन, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस का क्या मतलब है, कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमारे पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का या पाइथन के पैकेजेस का पार्ट है। ठीक है, हमने अभी तक फंक्शंस पढ़े हैं ना, प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, इनपुट पढ़ा है, और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि लेंथ, सम, मैक्स, मिन। क्या करूं, ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे पड़े हैं फंक्शंस, राइट। वो सारे क्या है, वो इनबिल्ट फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, मतलब कि वो पाइथन की लाइब्रेरी का पार्ट है, वो पाइथन के अंदर जो पाइथन के पैकेजेस है उनका पार्ट है, उनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, वो भी क्यों बना के रखे गए हैं, क्योंकि देखो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि यूजर चाहे किसी भी पर्पस के लिए कोड लिख रहा है उसको रिक्वायर्ड ही होंगे। ठीक है, चाहे कोई कैलकुलेटर बना रहा है, चाहे कोई ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए वो बना रहा है, चाहे कोई एटीएम मशीन के लिए कोड बना रहा है, उसको एक आउटपुट दिखानी ही होगी। ट्रैफिक सिग्नल्स के केस में कितने सेकंड्स हैं, रेड लाइट के कितने, ग्रीन लाइट के हैं। एटीएम के केस में एंटर द पिन, करेक्ट पिन है नहीं, करेक्ट पिन है। और तीसरी एग्जांपल मैंने क्या दी थी, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के केस में जो इनपुट डाली जा रही है, जो आउटपुट आ रही है, सभी के केस में एक चीज कॉमन है कि कुछ कुछ यूजर को आउटपुट दिखाई जा रही है, राइट। तो उस चीज के लिए आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंट फंक्शन। तो क्या करा गया, जो कोड हर किसी को पता है कि चाहे किसी भी पर्पस के लिए कोड करा जा रहा है, इन फंक्शंस की हमेशा जरूरत होने ही वाली है। ऐसे से फंक्शंस को ऑलरेडी डिफाइन करके रख दिया गया लाइब्रेरी के अंदर।
हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उनको यूज कर लेते हैं उनके नाम से। प्रिंट नाम से फंक्शन बनाया गया है, हमें नहीं पता एट द बैकएंड उसके अंदर कितने लाइन ऑफ कोड है, हम सिंपली क्या कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। सम के अंदर सम जब करते हैं, हमें किसी आइटरेबल का एक सीक्वेंस के अंदर के एलिमेंट्स का जब हम सम करते हैं, हमें नहीं पता है कि उसके बैकएंड पे चीजें कैसे चल रही हैं। हमें इतना पता है कि सम नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे, वो उस वैल्यू का सम निकाल के देते। ऐसे ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो ऑलरेडी हमारे लिए बने हुए, हम डायरेक्टली उनको यूज कर रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद से क्रिएट करता है। ठीक है जी, वो किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी पैकेज का पार्ट नहीं है, पर मुझे कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाना है, जैसे मुझे यही कराना है बार बार रिपीट, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फंक्शन बना रही हूँ। ऐसे ऐसे फंक्शन को बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और आज हम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन ही बनाने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखो एक फंक्शन को बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे यहाँ पे पहले लिखा जाता है डेफ कीवर्ड, दैट इज बेसिकली डिफाइन। फिर मैंने आपको क्या, अच्छा पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो, वो तो लिखी नहीं। ये रहता है जी हमारा फंक्शन का सिंटेक्स। इधर आएगा डेफ, बेसिकली डिफाइन कीवर्ड, यही बताता है कि यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा जा रहा है। ठीक है जी, देन हम अपने फंक्शन का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख देना है। फिर लगाने हैं करली राउंड ब्रेसेस, राउंड पैरेंथेसिस लगाने के बाद फिर आएगा कॉलन, कॉलन के बाद ब्लॉक एक बना के उस ब्लॉक के अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स लिख देनी है दैट वी वांट टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, इनसाइड दैट फंक्शन। ठीक है, अब ये जो काम मैंने यहाँ पे करा है ये सारा का सारा, अब यही सेम काम हम क्या करते हैं फंक्शन से करके देखते हैं कि फंक्शन से करने के क्या फायदे होंगे, कैसे करा जाएगा। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर एक फंक्शन बना रही हूँ डिफाइन। ठीक है जी, देन एडिशन, और फंक्शन की पहचान ही इन राउंड ब्रैकेट से होती है। राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे देन ओनली विल बी एबल टू क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, अब मैं सारा का सारा कोड कॉपी करके इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर रखने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से, ब्लॉक पता है ना सबको क्या होता है, व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। बेसिकली वो सारी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद द सेम इंडेंटेशन, वो क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड। तो अब मैंने यहाँ पे एडिशन फंक्शन के अंदर ये ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया। यूजर से इनपुट लो, उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करो, रिजल्ट एक कैलकुलेट करो, कंप्यूट करो, एंड फाइनली कंसोल पे चीजों को प्रिंट करा दो। ठीक है जी, ये चीजें अब मैंने एक फंक्शन के अंदर रख दी है। हो गया जी, इतना कर लिया नोट सबने। अब देखो इतना करने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करा रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रही हूँ, इवन दो पहले हमारा काम ठीक से हो रहा था, बट अभी हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, इवन दो आफ्टर वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन। ये जो चीज हमने यहाँ पे करी है ना, इसको बोला जाता है डिफाइनिंग और क्रिएटिंग अ फंक्शन। देखो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसमें सिर्फ फंक्शन को नाम असाइन करा जाता है एंड बॉडी असाइन करी जाती है कि दिस फंक्शन इज सपोज टू डू दिस टास्क। ठीक है, बट अगर हम ये चीज चाहते हैं
कि जो फंक्शन को टास्क असाइन करा गया है वो एक्चुअली में उस टास्क को परफॉर्म करे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस फंक्शन को कॉल करना। ठीक है जी, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, मतलब कि फंक्शन को बताना पड़ता है कि अब उसको एग्जीक्यूट होना। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स। करा है ना ये चीज इनपुट फंक्शन जिस दिन करी थी। इनपुट फंक्शन इवन तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, जब तक हम उसको कॉल नहीं कर रहे हैं तब तक वो अपना काम नहीं एग्जीक्यूट करा रहा है। सिमिलरली यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, फंक्शन को डिफाइन करके तो रख दिया, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे वो कुछ भी टास्क परफॉर्म जो है वो नहीं करेगा। अब फंक्शन को कॉल करा, अब जो उसको टास्क असाइन करा गया था अब वो प्रॉपरली कर रहा है। ठीक है जी, डन है इतना, समझ आ रहा है ना सबको, इजी है। अब अगली चीज देखो, अब सेम ही काम हम पहले भी तो कर रहे थे, अलग से फंक्शन बना के फिर उसको कॉल करा, क्यों दो स्टेप्स ऐड क्यों करें कि पहले फंक्शन बॉडी डिफाइन करो देन उसको कॉल करो। अब देखो इसको करने के फायदे समझते हैं। अगर मैं ये चीज विदाउट फंक्शंस कर रही थी, यही चीज मुझे दूसरी बार करानी थी, तो मुझे दूसरी बार बॉडी सारी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करा, दूसरी बार इसको आके दोबारा से कॉल करा, कोड रेपिटेशन होगी, तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है, चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे, ये पहली बार के लिए एग्जीक्यूट हो गया, ये दूसरी बार के लिए एग्जीक्यूट हो गया। पर अगर मुझे यही सेम चीज जो है ये इस केस में करनी हो, तो हमें जितनी बार भी टास्क परफॉर्म करना है, वी नीड नॉट टू राइट द होल कोड अगेन एंड अगेन, वी जस्ट नीड टू कॉल द फंक्शन अगेन। अगर 2 बार कराना है, कॉल द फंक्शन ट्वाइस। अगर 3 बार कराना है, कॉल द फंक्शन थ्राइस। जितनी बार भी आपको जरूरत होगी आप उतनी बार फंक्शन को कॉल कर दोगे। ठीक है, तो पहले जितने काम के लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था, अब वो सारा का सारा काम कम लाइन ऑफ कोड में हो रहा है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो 2 बार फंक्शन को कॉल करा, अब ये फंक्शन अपना काम जो है वो 2 बार एग्जीक्यूट करेगा। जितनी बार भी हमें इसकी जरूरत होगी हम क्या कर सकते हैं, इस कोड ब्लॉक को रीयूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल ब्लॉक अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई फीचर्स ऑफ फंक्शंस पूछे, सबसे पहला फीचर हमने क्या देखा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। कोड रीयूजेबिलिटी, हम सेम ही कोड को रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमें वो प्रॉपरली बिहेव भी कर रहा है। ठीक है जी, पहली चीज होगी, समझ आ गई। देन दूसरा देखो इसका फीचर होता है, ये मैं स्पेलिंग गलत क्यों लिख रही हूँ, इजियर मेंटेनेंस। अब देखो इजियर मेंटेनेंस का क्या मतलब है। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि इस फंक्शन के अंदर ना ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन इंटीजर्स में नहीं होनी थी, फ्लोट में होनी थी। जो हम डेटा टाइप स्ट्रिंग टू इंट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टू फ्लोट करना था। तो हमें मल्टीपल टाइम्स पहले यहाँ पे चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अभी तो ये काम 2 बार हुआ है, अगर 10 बार हुआ होता हमें 10 बार क्या करना पड़ता, खुद से उस चीज को हैंडल करना पड़ता। बट इस केस में क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चेंज करने की जरूरत है,
जितने भी टाइम जो कोड को कॉल लगाई गई होगी वो ऑटोमेटिकली सभी कॉल्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बग कोई आ रहा है, वैसे हमें क्या करना पड़ता नॉर्मली, सारे इंस्टांसेस में जितनी जितनी बार भी वो लाइन ऑफ कोड लिखा गया है सभी जगह जाके देखना पड़ता, काम सही करना पड़ता। पर इस केस में एक ही जगह पे चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली सभी कॉल्स में क्या हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। समझ आ रहा है जी? फंक्शन बनाने का क्या बेनिफिट होता है हमें, कि मल्टीपल टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, मुझे कोई चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस हम मल्टीपल जगह करने की बजाय एक सिंगल ही जगह कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली सारी जगह जितनी बार भी वो कोड कॉल हो रहा है, वो फंक्शन कॉल हो रहा है, उतने बार क्या हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच का क्या मतलब है, कि हमारे ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शन सारे के सारे कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये चीज डिस्कस करने से पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। कोई एक्सप्लेन कर सकता है, किसी ने पढ़ा है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बारे में पहले? पैराडाइम्स किसी ने पढ़ा हो? ठीक है जी, आज पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज देखने को मिल रही है, पाइथन इज मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर हमसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि पाइथन को मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, या फिर पाइथन कितने प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले तो पैराडाइम डिस्कस करते हैं कि पैराडाइम किसको बोलते हैं। पैराडाइम होता है कोड को लिखने का स्टाइल, कोड को लिखने का तरीका। ठीक है जी, हमारे पास ना मेन तीन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं। मैं ये इधर यार बोर्ड पता नहीं कहाँ रह गया है। सबसे पहला आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब तक जब जो हम कोड कर रहे थे ना, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम से कर रहे थे, प्रोसीजरल स्टाइल था हमारा कोड को लिखने का। प्रोसीजर किसको बोला जाता है? ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होती है ना। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम में क्या होता है कि हम जो भी काम कराना चाहते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, वो हम एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, और जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में चीजें हमारी क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो प्रोग्रामिंग का पहला पैराडाइम होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो हमारा पाइथन उस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को तो सपोर्ट कर ही रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास, देखो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ोगे, आप, इतना मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, कि हम यहाँ पे जो कोड करते हैं वो पूरा का पूरा फंक्शंस बना के ही करते हैं। ठीक है जी, जो अभी हमने फंक्शंस बनाए हैं। और फंक्शन प्रोग्रामिंग पैराडाइम में ऐसा नहीं होता है कि जिस सीक्वेंस में कोड लिखा जा रहा है उसी, ऐसा नहीं है कि आपने फंक्शन पहले डिफाइन कर दिया वो पहले एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली चीजें जो है वो हमारी डिपेंड होती है किस चीज पे, फंक्शन कॉलिंग पे। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, नहीं पहले फंक्शन बनाते हैं, सॉरी, एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का। ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड ना, स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कराएगा। अब इतना मैंने एक चीज प्रिंट कराई, प्रोग्राम स्टार्ट, फिर मैंने प्रिंट करा दिया, फिर मैंने ग्रीट को कॉल कर दिया। ये देखो जी,
पहले ऐसा नहीं है कि पहले फंक्शन को डिफाइन करा गया तो पहले फंक्शन भी ही एग्जीक्यूट होगा, नहीं। मैंने पहले एग्जीक्यूट कराया, प्रोग्राम स्टार्टेड, फिर फंक्शन को कॉल करा तो जो फंक्शन के अंदर था वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन भी बना रहे हैं, पाइथन फंक्शंस को भी सपोर्ट कर रहा है ना। फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं कि सारे लाइन बाय लाइन कोड की जगह हमारे कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है। अब जैसे देखो, एक बहुत सिंपल चीज उससे समझते हैं। अब यहाँ पे जितना भी ये एरिया है नेटवर्क्स का, अगर ये ओपन एरिया होता है, ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे टीचर्स बैठे होते, प्रॉब्लम होती ना, एक दूसरे की आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई किधर जाके स्टूडेंट बैठ रहा है, बातें कर रहे हैं सब लोग। पर अब क्या कर दिया गया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब डिवाइड करने का हमें फायदा क्या हुआ, हर टीचर को पता है कि मेरे पास ये इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे इतनों को पढ़ाना है। हर स्टूडेंट को पता है कि मुझे इस लैब में जाके पढ़ना है। ठीक है जी। तो ऐसे ही एक क्या ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या नहीं एग्जीक्यूट हो रहे, जो एक टास्क से रिलेटेड है उनको एक फंक्शन के अंदर रख दिया, जो दूसरे टास्क से रिलेटेड है फंक्शन के अंदर रख दिया। तो सारी चीजें, वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना कर जाए, कोई कैलकुलेशन मिसमैच ना हो जाए, वो करने की बजाय जो भी हम अपना कोड कर रहे होंगे ना, वो सारा का सारा कोड जो है हमने फंक्शंस में डिवाइड कर देना है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना है। हर हर काम करने के लिए उसका एक एक्स्ट्रा जो है, मतलब एक अलग से ही फंक्शन होगा, वो डेडिकेटेड फंक्शन सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ऐसे से प्रोग्रामिंग स्टाइल को बोला जाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, है ना। पर हमारी पाइथन में देखो, हम फंक्शन भी बना रहे हैं एंड प्रोसीजरल भी कर रहे हैं। ठीक है जी, फंक्शंस भी बनाए जा रहे हैं, प्रोसीजरल तरीके से भी कोड को लिखा जा रहा है कि पहले ये एग्जीक्यूट हो फिर ये। तो ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है ना। और प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स तीन मेरे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला प्रोसीजरल, दूसरा फंक्शनल, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को भी सपोर्ट करता है, जिसको हम ये फंक्शन चैप्टर करने के बाद डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड हाउ मेनी प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स does Python support, या why is Python called multi paradigm programming language, तो क्या आप आपको एक्सप्लेन कर सकते हो आप उस चीज को। ठीक है जी, कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है वे ऑफ राइटिंग अवर कोड, because Python support all three types of programming paradigms, that is procedural programming paradigm, functional as well as object oriented programming paradigm. That is why Python is called multi paradigm programming language. ठीक है जी, समझ आया इतना। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट चीज देखो, अगली चीज क्या आती है, रूल्स फॉर नेमिंग फंक्शंस। देखो, rules for naming functions are almost as same as our variables। जो वेरिएबल के नेमिंग रूल्स होते हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही होना चाहिए। क्या होता है यार, सिर्फ अल्फाबेट्स डिजिट से अंडरस्कोर ही होने चाहिए। नेम मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर और अल्फाबेट ओनली, नॉट विद अ डिजिट। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, नो स्पेसेस, इंस्टेड ऑफ स्पेसेस वी कैन यूज अंडरस्कोर। वही सारे रूल्स फॉर नेमिंग फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है जी। जो, और हाँ, आपका फंक्शन जो है उसका नाम इतना क्लियर होना चाहिए कि उसका पर्पस आपको समझ आ रहा है। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे ये जो है ये फंक्शन बनाया था एडिशन नाम का, उसके नाम से क्लियर हो रहा है ना कि ये फंक्शन जो है वो एडिशन कर रहा है। आप ABCXYZ नाम रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई रूल नहीं है। पर एक हमारे पास कन्वेंशन है कि आपके फंक्शन का नाम क्लियर इनफ होना चाहिए कि उसके नाम को पढ़ के ही समझ आ रहा है कि व्हाट पर्पस क्या होगा हमारे फंक्शन का, क्या चीज कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है, फंक्शन के बारे में पता चल गया। ठीक है, फंक्शन का फायदा क्या है वो पता चल गया। ठीक है जी। जब हमें कोड में कोई भी टास्क हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि हमें उसको रिपीट करने की जरूरत है,
तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमेशा फंक्शन बना देना होता है। और एक फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करें। ठीक है जी, क्या है इतना। अब नेक्स्ट अगली चीज जो हमारे पास आती है फंक्शन से रिलेटेड इज पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अभी के लिए देखो क्या हो रहा है, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं सम वैल्यूज on which the operation that is going to be performed by the function is dependent। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को कॉल करते हैं ना, जैसे इंट हो गया, जैसे फिर प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, इनके अंदर कुछ वैल्यूज पास करी जाती है। हमने तो नॉर्मली अभी तक इतना ही सीखा है ना कि एक फंक्शन को क्रिएट करके उसको कॉल कर दो। पर आपने हमने ये भी चीज देखी है कि एक तो मेरे पास तरीका ये भी होता है सिंपल फंक्शन को कॉल करना, पर एक तरीका और भी होता है। वो क्या होता है, इस इनपुट फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू पास करना। होता है ना ये तरीका भी। अब देखो सेम ही फंक्शन है, एक बार हम उस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, दूसरी बार हम उस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यू लिख रहे हैं। और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ABCXYZMNOP, कोई मैसेज, कोई वेलकम, कोई हेलो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तब इससे हो क्या रहा है, इससे हमारा सेम ही इनपुट फंक्शन इज यूज टू गेट इनपुट एंड प्रिंट डिफरेंट मैसेजेस फॉर द यूजर, कि वो इनपुट उसको क्या करनी है, गेट किस चीज के लिए करनी है। यही काम होता है ना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस इनपुट फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कर रहे हैं। वो वैल्यू क्या कर रही है, क्या कर रही है जी, वो वैल्यू बेसिकली यूजर को बता रही है कि उसको क्या इनपुट करना है। सिमिलरली प्रिंट है, अगर मैं प्रिंट फंक्शन को अकेला लिख दूं, अकेला कॉल कर दूं, ओहो, ये कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं प्रिंट फंक्शन को अकेला लिख रही हूँ तो ये देखो यहाँ पे नीचे हमें स्पेस दिखा रहा है। ठीक है जी, बेसिकली कुछ नहीं प्रिंट करा रहा। सिमिलरली प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं एक नंबर भी लिख सकती हूँ, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर एक मैसेज भी लिख सकती हूँ। अब ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से हमारा ये प्रिंट फंक्शन जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूज हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए बेसिकली हम उसको रीयूज कर पा रहे हैं। सेम ही फंक्शन है बट वो मल्टीपर्पसेस सर्व कर रहा है। मल्टीपर्पसेस कैसे, वो एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा है, वो एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहा है, वो किसी भी टाइप की वैल्यू प्रिंट। और जो वैल्यू यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, इसी वैल्यू को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। वैसे होता तो डिफरेंट डिफरेंट चीज है, बट मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। ठीक है जी। अब ये आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करने से हो क्या रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई करने से हमारा सेम फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए रीयूजेबल बनाया जा रहा है। राइट, कि उसी को इंटीजर के लिए यूज कर लिया, उसी फंक्शन को एंटर अ वैल्यू प्रिंट करा के वैल्यू गेट करने के लिए यूज कर लिया, उसी फंक्शन की हेल्प से हमने एंटर अ यूजर नेम प्रिंट करा के यूजर नेम गेट कर लिया। इनपुट की बात कर रही है ना। फिर सिमिलरली जो इंट फंक्शन है, इंट फंक्शन के अंदर मैंने जब एक बूलियन वैल्यू पास करी तो बूलियन वैल्यू को उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, जब एक स्ट्रिंग पास करी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली जब हम इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास कर रहे होते हैं, वो वैल्यू पास करने का फायदा क्या है कि उस फंक्शन को रीयूजेबल बनाया जा रहा है फॉर परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन बट ऑन
डिफरेंट वैल्यूज, एंड वही जो वैल्यू एक फंक्शन के अंदर पास करी जाती है, फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर पास करी जाती है, ऐसी सी वैल्यू को ही बोलते हैं पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट। अभी के लिए हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं पैरामीटर आर्ग्यूमेंट सेम ही चीज है, बट बाय द आज क्लास के एंड में आपको ये भी समझाऊंगी कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में फर्क क्या होता है। ये इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है जी, स्पेशली एज अ बिगिनर अगर आप जाते हो ना, तो आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं पता होता है स्टूडेंट्स को। चलो ये चीज करते हैं। अब पहले तो ऐसे पैरामीटर्स वाले फंक्शन बनाए कैसे जाते हैं, मैं ना सेम एडिशन वाला ही एग्जांपल लेके सारा पहले एक्सप्लेन करूँ। मैंने ना इधर फिर से सेम एडिशन नाम का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैंने लिख दिए a कॉमा b, कुछ भी वेरिएबल्स लिख दिए, a b लिख दिया, वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख दिया, नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया, और यहाँ पे मैं आके क्या करा रही हूँ, मैं एक सम वेरिएबल बना रही हूँ, ये सम सम नहीं या फिर रिजल्ट वेरिएबल बना रही हूँ। ये रिजल्ट वेरिएबल इन दोनों वैल्यूज को इंटीजर्स में कन्वर्ट करके उनका सम प्रिंट करा रहा है। ये बनाओ जी फंक्शन पहले। बना लिया जी। अब देखो ये हमने क्या बनाया है, फंक्शन तो सेम ही है, बस एक चीज अलग करी है। वो क्या है, वो यहाँ पे ये वैल्यूज का लिखना, कुछ a कॉमा b लिखना। फंक्शन के अंदर जाके भी सेम ही काम करा कि इस a और b को इंटीजर में कन्वर्ट करा के देन फाइनली इनकी एडिशन को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब ये बनाया हमने एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता है ना, जब भी उसको कॉल करी जाती है ना, तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या करी हैं, प्रोवाइड करी हैं, जो वेरिएबल्स बेसिकली ये वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल लगाई जाएगी, इस a और b के लिए वैल्यूज प्रोवाइड करी जाएंगी, और आपने क्या करना है, आपने उन a और b वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करके जो भी वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी दैट विल बी स्टोर्ड इन ए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए, और जो वैल्यू दूसरे नंबर पे दी दैट विल बी कंसीडर्ड बी, और इन दोनों पे अभी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। अब देखो, अब करेंगे, सही आ रहा है, 12 + 20 इज 32। अब इसका फायदा क्या है, सेम ही एडिशन नाम का फंक्शन है, राइट। अब इस एडिशन फंक्शन को मैं अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट करा सकती हूँ। हो रहा है ना जी, सेम ही फंक्शन बट इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड फॉर डिफरेंट वैल्यूज, राइट। अब चाहे इसको इंटीजर में कन्वर्ट ही ना कराएं, सीधा लिख देंगे +b, तो मैं इधर चाहे आके इसको दो स्ट्रिंग्स के लिए लगा दूं। इसका मतलब क्या है कि a के अंदर हेलो स्टोर हो जाए, b के अंदर वर्ल्ड,
और दोनों पे एडिशन दैट इज बेसिकली कंकैटेनेशन अप्लाई हो जाए। ठीक है जी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, वेन एवर वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, ये जो ए प्लेस होल्डर बनाया था, प्लेस होल्डर क्या, जिसके अंदर कुछ वैल्यू आ सकती है, ठीक है, वो जगह कंज्यूम करके बैठा है कि इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। ए के अंदर वैल्यू कौन सी चली जाएगी, जो हमने यहाँ पे पहले प्रोवाइड करी है। बी के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, तो दूसरे नंबर पे प्रोवाइड करी है। और वो क्या कर रहा है, उन वैल्यूज को तब ए, मतलब कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब पहली बार ये फंक्शन वो करा गया था एग्जीक्यूट, उस केस में ए और बी क्या कंसीडर करे जाते थे, 12 एंड 20। जब दूसरी बार इसको कॉल करा तब ए बी क्या कंसीडर करे जा रहे थे, 23 45। जब तीसरी बार के लिए हेलो एंड वर्ड, मतलब कि हम सेम ही फंक्शन को रिपीटेडली यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है जी, समझ आया। अब यहाँ पे ये जो हम प्लेस होल्डर्स बना रहे हैं, इनको बोला जाता है पैरामीटर्स। ठीक है जी। यहाँ पे ये जो हम प्लेस होल्डर्स बना रहे हैं कि whenever this function will be called, we'll be assigning some values या we'll be providing some values on which you have to perform all the operations written in the block of function। ठीक है, उनको बोला जाता है parameters। And the values that we actually provide while calling the function to be assigned to those placeholders, those parameters, उन values को क्या बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। समझ आया जी। ठीक है जी। तो है दोनों सेम ही चीज है कि फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज पास करी जा रही है, बट जो हम काइंड ऑफ वेरिएबल्स बना रहे हैं फंक्शन कॉलिंग के वक्त, उनको कुछ भी एक्स वाई जेड एमएनओपी वैल्यू प्रोवाइड करी जा रही है, उनको पैरामीटर्स बोला जाता है। एंड द एक्चुअल वैल्यूज दैट वी प्रोवाइड व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, उनको आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। समझ आया? और पैरामीटराइज्ड फंक्शंस का फायदा क्या हुआ हमें, ये कौन, क्या फायदा हुआ जी हमें पैरामीटराइज्ड फंक्शंस का। बिल्कुल जी। अगर देखो प्रिंट फंक्शन के लिए ऐसा नहीं बनाया होता उन्होंने नेचर कि उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल होता प्रिंट से नंबर्स को, फ्लोट्स को, बूलियन वैल्यूज को प्रिंट कराना, नहीं पॉसिबल होता। तो व्हेनेवर हमें भी ऐसा कुछ चाहिए कि हमारा सेम फंक्शन इट इज यूज्ड to execute some task but for dynamic values, for different values, उस केस में हम क्या करेंगे, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाएंगे। क्लियर है जी इतनी चीज, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब आप सबका काम क्या है, 50 हुए हैं, पूरे 3 बजे मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपने फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ा है, फंक्शंस का फायदा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, एंड पैरा, चलो करेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शंस इतना ही पढ़, 10 मिनट है आपके पास। ठीक है, क्योंकि आप लोग घर से कुछ नहीं पढ़ते हो, जितना मर्जी बोल दो। ठीक है, तो इधर ही 10 मिनट दे रही हूँ, बैठो सर्च करो, सभी से पूछा जाएगा कि आपको फंक्शंस के बारे में क्या समझ आया है, एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से फंक्शन का क्या फायदा है, उसके ऊपर क्या एडवांटेज है। करो जी इतना काम, 10 मिनट।
हो गया जी, पढ़ लिया। ठीक है जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताओगे कि फंक्शन क्या होता है। Function is a reasonable block of code. It's only used when we have to write repetition in a code, which makes things easier. ठीक है जी, कबीर आप बताओगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। Characteristics of फंक्शंस। function, reusable, modular approach, मॉड अप्रोच का क्या मतलब होता है? आगे। perform specific task. ठीक है जी, हरमन आप बताओ आपने क्या पढ़ा है फंक्शंस के बारे में? Characteristics पढ़े हैं और इसमें टाइप्स पढ़ी हैं, यूजेबल टाइप, प्रीडिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, और पैराडाइम्स पढ़े हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? किसी में स्टेटस होती है, हमें अगर अपडेट करना है या कोई एरर फिक्स करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। एक ही कोड करेंगे तो सभी में अपडेट हो जाएगा जितनी मुझे अपने फंक्शन कॉल करना है। और इसमें मॉड्यूलर अप्रोच होती है, जैसे अगर हम कोड को इस स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो और साथ में इसमें रिपीटेशन जो है कोड की वो नहीं होती। इसमें एक ही बार कॉल करना है तो दोबारा से हमें दोबारा कोड लिखना नहीं। ठीक है जी, सही बताया जी, मतलब पढ़ा है सब में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर हम सेम ही चीज रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगली चीज। ठीक है, अगर यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है किसी को कोई डाउट है इधर ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। है कोई डाउट किसी को? आगे देखिए जी, अगली चीज हमारे पास क्या है। जब हम एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाते हैं ना, बेसिकली जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, उस पैरामीटराइज्ड फंक्शन को जब कॉल करा जाता है ना,
तो जिस सीक्वेंस में हम पैरामीटर्स बताते हैं, जिस सीक्वेंस में ये पैरामीटर्स की वैल्यूज दी जाती है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स पास करे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ, एक हमारे पास फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, ये यूजर से उसकी नेम और एज बेसिकली, ठीक है, डिटेल्स नाम का फंक्शन है, एक ही डिटेल्स नाम का फंक्शन है, ये यूजर से उसका नेम, ये स्टूडेंट का नेम एंड उसकी एज पूछेगा एंड फाइनली यहाँ पे प्रिंट कराएगा ये देखो जी, ये एक डिटेल्स नाम का फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट में क्या वैल्यू लेगा, एक नेम और एक एज। अब नेम एक स्ट्रिंग होगा, एज एक सिंपल इंटीजर वैल्यू होगी एंड फाइनली ये प्रिंट कराएगा कंसोल पे हेलो आई एम, जो नेम को वैल्यू दी जाएगी एंड आई एम जो एज को वैल्यू दी जाएगी। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करा ना, तो कॉल करते वक्त मैंने सबसे पहले नेम की वैल्यू दी है, दूसरी मैंने एज की वैल्यू दी है। तो जब मैंने इसको जॉन एंड 22 के लिए कॉल करा, दैट मींस नेम को जो वैल्यू असाइन हुई दैट इज जॉन एंड एज को जो वैल्यू असाइन हुई दैट इज 22। ठीक है जी। तो सही तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पहले एज लिख दूं देन नेम लिखूं, तो देखो क्या हो रहा है, वो उसी सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है। नेम को क्या वैल्यू असाइन करी जा रही है 22 एंड एज को क्या वैल्यू असाइन करी जा रही है जॉन। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसे जादुई चीजें नहीं चल रही हैं कि उसको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि क्या ये नेम है ये एज है। ठीक है जी। जिस सीक्वेंस में आपने पैरामीटर्स बनाए हैं, जब आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो उस सीक्वेंस में ही लिखने होते हैं कि हम पहली वैल्यू इस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू इस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो कि क्यों सीक्वेंस याद रखनी है क्या, तो एक हमारे पास और भी तरीका होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे पहले अपने पैरामीटर का नाम लिखो, इक्वल्स टू लगा के फिर उसको वैल्यू असाइन करो। अब चाहे आप सीधे तरीके से लिख रहे हो या गलत भी लिख रहे हो, फिर भी मतलब सीक्वेंस जो मर्जी में लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो जी, जब आप पैरामीटर का नेम देके देन उसको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हो, उस केस में आप किस सीक्वेंस में चीजें लिख रहे हो फिर वो मैटर नहीं करती है। पर अगर आप विदाउट द नेम ऑफ पैरामीटर वैल्यूज दे रहे हो, उस केस में सीक्वेंस बहुत मैटर करती है कि जिस सीक्वेंस में पैरामीटर्स बनाए गए हैं उसी सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। जो पहली वैल्यू होगी वो पहले पैरामीटर को असाइन होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरे पैरामीटर को असाइन होगी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज। करो इतना नोट। क्लियर है जी इतना। अब ये जो पैरामीटर्स भी है ना, देखो कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज हमने करी तो होती है पर इंटरव्यू में उसका टेक्निकल वर्ड पूछ लेते हैं, वो हमें समझ नहीं आता। होता क्या है, देखो हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। एक होते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली है क्या, कि जब हम एक फंक्शन बना रहे हैं ना, जो मैंने देखो फंक्शन बनाया, ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, आर्ग्यूमेंट में दो चीजें लेके मैसेज वन एंड मैसेज टू उनको बस कंसोल पे प्रिंट करा रहा हूँ। और जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ
कॉल करते वक्त मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉल करते 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ। तो देखो पहला वाला जो है ये हेलो, ये मैसेज 1 में जा रहा है, दूसरा वाला मैसेज 2 में जा रहा है। इसी चीज को बोला जाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कि जो आपने पैरामीटर्स बनाए हैं, पैरामीटर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंगली आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो। जो आपका वेरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो फर्स्ट पैराम। अब यहाँ पे देखो एक चीज जरूरी नहीं है, प्लीज इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि शायद हम फंक्शन के अंदर 2 ही पैरामीटर्स या 2 ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, नहीं। आप एक सिंगल आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट, देखो हमने यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन करा था ना, जिसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट कोई वो नहीं रख रहे हैं, है ना। तो आप अपने फंक्शन के अंदर 0 1 2 3 5 7 8 पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो। एंड पोजीशनल पैरामीटर्स या पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स किसको बोला जाता है, जब हम जिस सीक्वेंस में पैरामीटर्स प्रोवाइड करे होते हैं उसी सीक्वेंस में व्हाइल गिविंग आर्ग्यूमेंट्स हम सही सीक्वेंस में वैल्यूज एंटर करते हैं। पहले वाली जो आपकी वैल्यू है वो पहले पैरामीटर को असाइन हो जाती है, दूसरे वाली दूसरे को। उसी चीज को बोला जाता है पोजीशनल पैरामीटर्स या पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी। दूसरा जो हमारे पास आता है दैट इज सॉरी कीवर्ड कीवर्ड पैरामीटर्स। वो ये वाली एग्जांपल कीवर्ड पैरामीटर्स की है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन वाइज नहीं पैरामीटर्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, हम पोजीशन तो कुछ और ही रख रहे हैं, पर यहाँ पे कीवर्ड्स वो बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं जो हमने इनको दिए हैं। ठीक है। चाहे देखो पोजीशन वाइज सही नहीं है, एज पहले प्रोवाइड करी जा रही है, नेम बाद में प्रोवाइड करा जा रहा है, बट आर्ग्यूमेंट का नाम यूज कर, पैरामीटर का नाम यूज करके सीक्वेंस इधर उधर करके वैल्यूज प्रोवाइड करी जा रही हैं। ऐसे से जो हमारे पास पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है कीवर्ड पैरामीटर्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, कर लो नोट इतना है अपनी लैंग्वेज में। क्लियर है जी इतना। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम इस पोजीशनल को और कीवर्ड पैरामीटर्स को मिक्स करना चाहे वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना मेरे पास एक और चीज भी आ रही है, हम ऐसा करते हैं, इधर नेम एज के साथ साथ इसकी सिटी भी इनपुट करा रहे हैं। ठीक है जी। एंड यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कराया जा रहा है आई एम फ्रॉम, और इधर इसकी सिटी। ठीक है जी। तो सपोज मैंने क्या कर दिया, नेम में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह प्रोवाइड कर रही हूँ, पर एज और सिटी एज इट इज लिखे जा रहे हैं। रीजनल आर्ग्यूमेंट्स फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक तो लिखा है यार, एक मिनट, इसका यार शायद ना एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होगा, गलत लिख रही, होता तो है वैसे ऐसा। अह, एक मिनट चेक कर लेते हैं, वैसे होता तो है पोजीशनल प्लस कीवर्ड।
ओके अच्छा, इसमें मैं ये चीज बोल रही थी कि कीवर्ड वाले जो होते हैं वो पोजीशनल से पहले आने चाहिए, नहीं पोजीशनल पहले आने चाहिए। ओके, देखो मतलब कि जो पोजीशनल है वो पहले आने चाहिए। तो पोजीशनल जैसे मेरा हो गया नेम, एज एंड सिटी में ऐसे प्रोवाइड कर रही हूँ। अब ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नोट कर लो। इन केस ऑफ पोजीशनल प्लस ठीक है जी, समझ आ गया। सेम ही चीज है। लिख लिया जी, कर लिया इतना नोट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट वी हैव डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। देखो वापस से ना एक ग्रीट नाम का फंक्शन बना रही हूँ, जो यूजर को हेलो बोल रहा होगा, हेलो एंड देन यूजर का नाम। नॉर्मली यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना पैरामीटर लिखते हैं और इधर जैसे भी उस पैरामीटर को यूज करना हो वो लिख दिया जाता है। अब सपोज ऐसे पैरामीटराइज्ड फंक्शन को मैं कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रही, हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन तो था, बट आई एम नॉट passing any argument, passing any value while calling a parameterized function। उस केस में क्या होता है, एरर थ्रो होता है, पाइथन एरर थ्रो कर देते हैं, टाइप एरर, है ना। देखो एरर में लिखा है, आ रहा है ना कि इट इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि उसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए था बट आप कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना हम क्या कर सकते हैं, इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अब इस डिफॉल्ट वैल्यू से क्या आ रहा है, वही नेम यूज हो रहा है।
तो इधर ऐसा सा तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि ऐसा सा फंक्शन बनाने की तो यार जरूरत ही नहीं है, क्यों आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, डायरेक्टली यहाँ पे नेम लिख दो, है ना। अलग से उधर पैरामीटर बना के देन उसको नेम प्रोवाइड करा जा रहा है, इतना तामझाम क्यों करना है, डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख दो ना कॉमा लगा के। हाँ, डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन जो होते हैं ना, ये कैसे बिहेव करते हैं, यहाँ पे हम इस पैरामीटर को डिफॉल्ट एक वैल्यू दे रहे हैं, एक वैल्यू दी जा रही है दैट इज अलाइंस। अब इसका मतलब है अगर तो यहाँ पे इसको वैल्यू दी जाएगी, उस केस में वो वैल्यू यूज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे जब ग्रीट को यूज कर रही हूँ ना, इन केस यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ तो क्या हो रहा है, वही वैल्यू को यूज करा जाएगा। और अगर मैं वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ तो जो डिफॉल्ट वैल्यू दी गई थी उस वैल्यू को यूज करा जाएगा। जैसे ना आपने देखा है कभी कि आप ना किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, ठीक है, अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाते हो, अगर आपने लॉग इन कर रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपका वहां पे हाई करके आपका यूजर नेम जो आपने जो प्रोफाइल प्रोवाइड करी है वो आ जाएगी। पर अगर आपने नहीं कर रखा तो एक डिफॉल्ट एम्प्टी पर्सन वाला आइकन होता है ना, वो लग गया उधर, या फिर यूजर लिखा आ गया, है ना, यूजर ऐसा ऐसा करके, तो क्या है उस केस में, उस केस में भी बैकएंड पे ऐसी चीज यूज हो रही है कि अगर तो यहाँ पे नेम या फोटो प्रोवाइड करा गया तो वो नेम या फोटो लगा देना, अगर नहीं प्रोवाइड करा गया तो ये मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रही हूँ, इसी डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेना फॉर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, तो व्हेनेवर हमारे पास एक ऐसा सा सिनेरियो आता है कि हमें क्या करना है, इन केस वैल्यू प्रोवाइड करी जा रही है वो वैल्यू यूज हो जाए फंक्शन में जो भी टास्क परफॉर्म कराना है उसके लिए, और अगर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी जा रही है तो कोई मैं जो डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगा। ऐसे से फंक्शन को बोला जाता है डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्लियर है जी। आज के लिए टॉपिक इतना ही रहेगा, पर अभी आपने एक चीज करके देखनी है कि क्या डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ वैल्यूज को डिफॉल्ट दे रहे हैं कुछ पैरामीटर्स को और कुछ ऐसे ही छोड़ रहे हैं, यूजर खुद से ही फिल करे। समझ आए क्या बोला, हाँ, यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे किसी भी पर्पस के लिए बना लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। करना क्या है, एक तो ये चीज करके देखनी है कि कुछ को आपने खुद से डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को नहीं देनी, तो उनकी फंक्शनिंग समझनी है फिर वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, पहले इतना ही करना है बस आज आपने, ठीक है, जो आपके 10 मिनट है। अब फंक्शंस के बारे में आज हमने जितना भी पढ़ा है, अगर किसी को समझ नहीं आया, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्या एरर आ रहा है जी, यहाँ पे लिख के इधर है सेटिंग,